बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल नंबर 3.6 से लेकर 3.10 तक। इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 3.5 तक कर लिए थे। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.6 हम सॉल्व करने लगे हैं। थ्री पॉइंट सिक्स में मैं आपके सामने हेडिंग इसकी पढ़ रहा हूँ। Two masses 52 kilogram and 48 kilogram are attached to the ends of an inextensible string. The string is passing over a frictionless pulley. Calculate the tension and acceleration in the masses. तो अब यहाँ पर हम दो चीजें हमें दी गई हैं गिवन में। पहले हमें दिया गया है मैस M1 और M2। अब यहां से उसने टू मैसेज क्या दिया है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने M1 और M2 किसको रखना है। तो आप लोग भी इसको याद रखिए कि M1 हमेशा उसको रखना है जो मास पहले फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब हमने ये सिस्टम ऑफ मैसेज अटैच टू द स्ट्रिंग पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था M1 वो मास होता है जो पहले फोर्स अप्लाई करता है। तो क्योंकि 52 किलोग्राम जो है वो एक बड़ा मैस है, वो पहले फोर्स लगाएगा। दोनों मैसेज वर्टिकली मूव कर रहे हैं। 52 किलोग्राम डाउनवर्ड मूव करेगा और 48 किलोग्राम का जो मैस है वो अपवर्ड मूव करेगा। अब यहां पर हम फाइंड करना चाहते हैं इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन। तो एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करने के लिए हम इनके जो फार्मूले होते हैं वो पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। यहां मैं आपके सामने इनके फार्मूले पुट कर रहा हूं। तो चलें हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है A is equal to M1 minus M2 G over M1 प्लस M2। अब हम यहां पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे M1 और M2 की। A इज इक्वल टू M1 कितना है 52 माइनस 52 किलोग्राम माइनस M2 है 48 किलोग्राम ओवर 52 किलोग्राम प्लस 48 किलोग्राम और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं तो A इज इक्वल टू 52 में से अगर हम 48 निकाल दें तो ये कितना बचता है 4 किलोग्राम ओवर 52 प्लस 48 ये बन गया 100 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा। 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो A इज इक्वल टू, या फिर ऐसा करें यहां 0 को 0 से काट दीजिए। अब यहां 4 जब 10 से डिवाइड हुआ तो ये बना 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन। अब हम इसमें जो स्ट्रिंग में पैदा होने वाली टेंशन है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो स्ट्रिंग में पैदा होने वाली जो टेंशन है उसके लिए हमारे पास फार्मूला था T इज इक्वल टू, नाउ अब हम फाइंड करेंगे T इज इक्वल टू 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय M1 कितना है 52 kg 48 kg 10 मीटर पर सेकेंड ओवर 52 kg प्लस 48 kg। P इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 मल्टीप्लाइड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 10। 52 को और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनता है 104 मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 48 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
ये बनता है 480 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ओवर, ये नीचे बन जाएगा 100, दोनों को प्लस किया 100 किलोग्राम। अब यहाँ पर किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 48 को 104 से मल्टीप्लाई किया और जब 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, ये बन जाएगा 499.2 न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के इक्वल होता है, और क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 500 न्यूटन के, तो लिहाजा हम इसको 500 न्यूटन भी लिख सकते हैं। 0.8 सिर्फ और ऐड करने से यहाँ 500 न्यूटन हमें हासिल हो जाएगा, तो लिहाजा हम इसको अप्रोक्सीमेशन में 500 न्यूटन भी लिख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.7 पर। न्यूमेरिकल नंबर 3.7 में उसने एक बार फिर हमें सेम क्वेश्चन किया है, लेकिन यहाँ दोनों मैसेज वर्टिकली मूव नहीं कर रहे। एक मैस एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा है और दूसरा मैस जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा है। इसको भी हम पहले अपने टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, इसके फार्मूले भी बनाना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डाटा में जो है हमें एक बार फिर इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैस पहले फोर्स लगा रहा है वो M1 कहलाएगा, जो मैस उस फोर्स के जरिए से मूव करना शुरू करेगा वो M2 कहलाएगा। तो इसमें जो मैस डाउनवर्ड मूव कर रहा है वर्टिकली वो पहले फोर्स लगाएगा, और वो मैस है 24 किलोग्राम। M1 है हमारे पास 24 किलोग्राम, ये मैं गिवन चीजें लिख रहा हूं आपके सामने। M2 जो है वो है 26 किलोग्राम। अब उसने कहा है कि आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पर इसमें मौजूद एक्सेलरेशन फाइंड कर दीजिए, आप इसमें मौजूद टेंशन फाइंड कर दीजिए। अब एक बार फिर फार्मूले लिखते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले एज अगर एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करे और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करे, तो उस मूवमेंट के दौरान जो एक्सेलरेशन के लिए हमने फार्मूला बनाया था वो था a इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगा। a इज इक्वल टू m1 हमारे पास कितना है 24 किलोग्राम, g कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट्स हम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ही कर रहे हैं। m1 प्लस m2 24 प्लस 26, a इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 240 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। नीचे यहाँ हमने 24 किलोग्राम को और 26 किलोग्राम को ऐड किया था, इनको ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 50 किलोग्राम। किलोग्राम से कैंसिल हुआ, 500 से कैंसिल हुआ। जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 5 4 द 20 और 5 8 द 40, 4.8 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। और अगर हमें टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी हो नाउ, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये फार्मूला हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके थे। अब मैं इसको लिखूंगा t इज इक्वल टू m1 कितना है वाला, m1 था यहाँ 24 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय m2 कितना था 26 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ओवर 24 किलोग्राम प्लस 26 किलोग्राम। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा, इन तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 26 को 24 को और इसको। तो हम पहले ऐसे करते हैं, इसको लिखते हैं 24 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 260 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ओवर, ये दोनों प्लस होंगे तो ये बन जाएगा 50 किलोग्राम। अब किलोग्राम से कैंसिल हुआ,
ये 0 इस 0 से कैंसिल हुआ। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 124.8 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन के इक्वल होता है। और हम इसको लिख सकते हैं t इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 125 न्यूटन। देखिए ये हम 3.7 को भी हल कर चुके हैं। इन दोनों में सिमिलरिटीज जो हैं वो यही हैं कि हमने यहाँ पर दोनों मैसेज को जब डिस्कस किया तो वो दोनों वर्टिकली मूव कर रहे थे, और इधर जब दोनों मैसेज को डिस्कस किया तो फिर इस सूरत में ये दोनों वर्टिकली मूव नहीं कर रहे थे, बल्कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था। अब मैं 3.6 को रेज कर रहा हूँ। 3.6 को रेज करके मैं यहाँ पर 3.8 को सॉल्व करूंगा। 3.8 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कुछ मौजूद है। 3.8 में उसने हमें कहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 3.8 में चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है pf माइनस पी आई, इसको हम डेल्टा पी भी कह सकते हैं। pf माइनस पी आई 22 न्यूटन सेकंड्स है। फोर्स हमें लगानी है 20 न्यूटन और टाइम उसने हमें फाइंड करने को कहा है। अब एज आपको याद होगा हमने फोर्स एंड मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो इक्वेशन थी pf माइनस पी आई ओवर टी वो बराबर था f के। अगर हमने t फाइंड करना है, t को उधर ले जाते हैं, f को इधर नीचे ले आते हैं, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा pf माइनस पी आई ओवर f। t इज इक्वल टू pf माइनस पी आई कितना है 22 न्यूटन सेकंड। फोर्स कितनी है 20 न्यूटन। अब न्यूटन से कैंसिल, 22 को 20 से डिवाइड करेंगे तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 1.1 सेकेंड। तो आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 1.1 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। 3.9 जो है उसमें उसने कहा है हाउ मच फोर्स इज नीड फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी। हमारे पास मैस है 5 किलोग्राम। इसके अलावा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है वो 0.6 है। और इसके अलावा उसने हमें कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो 10 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन होगा। ये हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड करनी है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो मालूम करने के लिए हमें पता है कि जो एफ एस होता है वो बराबर होता है म्यू एम जी के। एफ एस इज इक्वल टू जी, म्यू कितना है हमारे पास 0.6। और याद रखिए म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान एक रेशो होती है। इसके अलावा मैस कितना है हमारे पास 5 किलोग्राम, और इसके अलावा जी हमारे पास कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 5 6 30 टाइम 300, एक दर्जे पे इशारा आएगा, ये 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बनेगा, और F इज इक्वल टू बन जाएगा 30 न्यूटन की। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड। 3.7 को मैं रेज कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने 3.9 को सॉल्व किया था यहाँ पर, और अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 3.10 को। 3.10 को अगर हमें सॉल्व करना हो तो उसने हमें कुछ चीजें दी हुई हैं। उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट का जो मैस है 3.10, ऑब्जेक्ट का मैस अगर कितना हो, ऑब्जेक्ट का मैस 0.5 किलोग्राम हो, जो सर्कल का रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर हो, और वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसमें रिवॉल्व कर रहा हो। तो बताइए कि उसमें
फाइंड करना है हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी? अब एज जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर होती है mv का स्क्वायर ओवर r के। यहां से वैल्यू पुट करते हैं। Fc इज इक्वल टू मास कितना है 0.5, इसको यहीं पर कन्वर्ट कर दें मीटर्स में, ये बन जाएगा 0.5 मीटर। 100 से डिवाइड होगा क्योंकि हर मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बन जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये था 0.5 किलोग्राम ओवर रेडियस है 0.5 मीटर। अब Fc इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड ओवर 0.5 मीटर। अब 0.5 से कैंसल, मीटर मीटर से कैंसल, ये बन जाएगा Fc इज इक्वल टू 3 3 का 9, ये बन जाएगा 9 और किलोग्राम इसके साथ मौजूद था, 9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो असल में ये बन जाएगा 9 न्यूटन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास इतने किलोग्राम हो 0.5 और उसका सर्कल का रेडियस 0.5 हो और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो, तो उसको सर्कल में रिवॉल्व करवाने के लिए 9 न्यूटन की फोर्स हमें चाहिए होती है। चैप्टर नंबर 3 को हम हर लिहाज से मुकम्मल कर चुके हैं। अगर इस पूरे चैप्टर में ये आखिरी टॉपिक में कहीं ना कोई मसला हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।